रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, कल के दिन जो स्टोरी आई थी वो रात 10 बजे आई थी। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि एक नया सेटअप बनाया है और सेटअप ये है कि हमने ऑनलाइन स्टोर खोला है जिसमें गर्म कपड़ों वगैरह में हम लोग डील करते हैं। तो ऐसे उस सेटअप में कल के दिन थोड़ा बिजी हो गए थे, तो इसलिए समय लग गया। इसलिए कल की कहानी रात 10 बजे आई थी। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी हरियाणा से है और इसी हरियाणा के अंदर एक जगह लगती है भिवानी, और इसी भिवानी के अंतर्गत एक और जगह आती है कैरू। और इसी कैरू के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक महिला है जिसका नाम पाना देवी है। पाना देवी का एक बेटा है जिसका नाम कृष्ण कुमार है। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है जिसका नाम पिंटू है, और इस महिला की एक बेटी भी है, लेकिन उस बेटी की शादी हो चुकी है। ये महिला अपने बेटे और अपनी बहू के साथ में बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 28 जुलाई साल 2023, और इस 28 जुलाई साल 2023 को इस महिला पाना देवी का जो बेटा होता है कृष्ण कुमार, ये अपनी बहन को उसके ससुराल में फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद में कहता है कि कल रात घर के अंदर चोर घुस आए थे और उसके बाद में उन्होंने माँ की हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये बात वो बेटी सुनती है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो तो बदहवास हो जाती है। पूरे ससुराल के अंदर कोहराम मच जाता है। उसके बाद में वो जो लड़की थी वो अपने पति को ये सारी बात बताती है कि उसकी माँ का कत्ल हो चुका है। लिहाजा ये लड़की जो थी अपने पति को लेकर सीधा सीधा कैरू पहुंच जाती है। लेकिन जब तक ये लड़की वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर लोगों का एक हुजूम लग चुका था, पुलिस भी आ चुकी थी। उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से चेक करती है, घर वालों से पूछताछ की जाती है। अब इस हत्या केस को सुलझाने के लिए पुलिस के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर था कि लगातार मीडिया की तरफ से और गांव वालों की तरफ से तमाम लोगों का प्रेशर पड़ रहा था। गांव के अंदर, एरिया के अंदर इस तरीके की खबर भी वायरल हो गई थी कि इस इलाके के अंदर शायद कुछ गैंग आए हुए हैं जो कि सक्रिय हैं, घर के अंदर लूटपाट करते हैं, हत्याएं करते हैं। और शायद इस महिला पाना देवी के घर पर भी वही गैंग गया था और उसके बाद में उन्होंने हत्या की, बाद में लूटपाट कर वो लोग वहाँ से फरार हो गए। लिहाजा जो पुलिस थी अब सबसे पहले इस पूरे इलाके के अंदर उन लोगों को टटोलती है जो लोग आमतौर पर चोरी चकारी करते हैं। अच्छा, पुलिस के पास में ऐसे इनपुट्स रहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग किसी चोरी के जुर्म में या फिर किसी वजह से पुलिस थाने जाते हैं, इसलिए पुलिस के पास में उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है। और ऐसे में अगर एक आध व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है तो उस व्यक्ति के थ्रू पूछताछ कर ली जाती है। अब यहाँ पर पुलिस जब उन लोगों को पता लगाती है तो वहाँ से भी पुलिस को इस कत्ल के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। लिहाजा अब जो पुलिस थी इस पूरे एरिया के अंदर जो लोग बाहर से आए हुए थे उन लोगों के बारे में पता करती है, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही एंगल्स पर पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। पुलिस के हाथ इस केस के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। अब दोस्तों, ऐसा तो नहीं था कि पुलिस वालों ने इस केस के अंदर कोई भी कसर छोड़ी हो। पुलिस वालों ने अपने तरकश के तमाम तीर छोड़ दिए थे। पुलिस वालों ने अपनी जी तोड़ मेहनत की थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब पुलिस को इस पूरे केस के अंदर कोई भी सबूत, कोई भी सुराग नहीं मिलता है, तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अब दूसरी तरफ सोचना पड़ता है। पुलिस वालों को लगता है कि हमने हर एंगल से, तमाम तरीके से उन लोगों से भी पूछताछ कर ली जो इस इलाके के अंदर चोरी चकारी में सक्रिय रहते हैं, उन लोगों से भी पूछताछ कर ली जो लोग कहीं बाहर के हैं, जो संदिग्ध हैं। अब ऐसे में जब कहीं से भी पुलिस को कुछ मिलता नहीं है तो पुलिस को कहीं ना कहीं अब घर की तरफ डाउट होता है। पुलिस वालों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो कोई घर का ही इसमें शामिल हो। अब जब पुलिस वालों का जहन घर की साइड में जाता है तो फिर पुलिस वाले अब इस घर की साइड वाले एंगल पर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। यानी इस पाना देवी के घर के आसपास में चारों तरफ जो लोग रहा करते थे सराउंडिंग में, उन लोगों से पूछताछ की जाती है चोरी चुपके से। उन लोगों से ये पूछा जाता है कि पाना देवी का उसके बेटे कृष्ण कुमार और कृष्ण कुमार की पत्नी पिंटू, यानी उसके घर के अंदर उसके बेटे और उसके बहू के साथ में कैसे संबंध थे, इस घर के अंदर माहौल कैसा था, इस घर के अंदर रिश्ते कैसे थे। यही सारी चीज़ें पुलिस वाले जो थे वो पाना देवी के घर के चारों तरफ बसे हुए लोगों से पता करने लगते हैं। अब जैसे ही पुलिस आस पड़ोस के लोगों से ये पूछताछ करती है कि रिश्ते कैसे थे, तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो बेटा था कृष्ण कुमार, उसके रिश्ते अपनी माँ पाना देवी के साथ में बहुत अच्छे थे। लेकिन जो कृष्ण कुमार की पत्नी थी यानी पाना देवी की बहू, उसके रिश्ते अपनी सास के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और आए दिन सास और बहुओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार झगड़ा हुआ करता था। दरअसल जो पाना देवी थी उन्होंने एक भैंस पाल रखी थी और वो भैंस अच्छा खासा दूध भी देती थी और वो जो दूध था ये मार्केट में अच्छे खासे प्राइस पर बिकता था। अब ऐसे में उस भैंस के दूध बेचे हुए जो पैसे थे ये पाना देवी रखा करती थी। इधर जो बहू थी जिसका नाम मिंटू था, ये उस भैंस को बेचना चाहती थी, लेकिन पाना देवी उस भैंस को बेचना नहीं चाहती थी, बल्कि उसने अपने गुजर बसर के लिए उस भैंस को रखा हुआ था।
दूसरी तरफ जो पाना देवी की बहू थी मिंटू, उसको ये भी पता चलता है कि उसकी सास के पास में पुराने ज़माने के कुछ गहने रखे हुए हैं। तो ऐसे में जब गहनों के बारे में पता चलता है तो इसके मन में और ज़्यादा लालच आता है। इसको ये लगता है कि अगर गहने और भैंस अगर हमें मिल जाएगी तो उसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को बेच बाच कर, यानी भैंस को भी बेच देंगे, गहनों को भी बेच देंगे, और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना कामकाज बढ़ा लेंगे। यही सोचकर ये सारी प्लानिंग अपने पति कृष्ण कुमार को बताती है। अब कृष्ण कुमार पहले तो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन पत्नी मिंटू जो है वो इस तरीके से कृष्ण कुमार को अपनी बातों में फंसाती है कि कृष्ण कुमार भी अपनी माँ का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद में 27 जुलाई साल 2023 को रात के वक्त जो कृष्ण कुमार था और उसकी जो पत्नी थी मिंटू, ये दोनों उस बुजुर्ग महिला के कमरे में पहुंचते हैं पाना देवी के, और उसके बाद में कुल्हाड़ी से पहले तो उसकी बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या करते हैं। उसके बाद में उसके कमरे में लूटपाट करते हैं, जो गहने वगैरह थे वो छीन लेते हैं और उसके बाद में उन्हें कहीं छुपा के रख देते हैं। और अगले दिन 28 जुलाई साल 2023 को ये जो लड़का था कृष्ण कुमार, ये अपनी बहन को कॉल करता है उसके ससुराल में और कहता है कि उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया है। बहरहाल शुरुआत में जो मामला ऐसा लग रहा था कि एक तरीके से चोरी डकैती का मामला है, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ छानबीन की तो पता ही चला कि जो बेटा है वही अपनी माँ का कातिल निकला। तो ऐसे में जो सगी बहन होती है वही अपने भैया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराती है, क्योंकि उसने उसकी ही माँ की हत्या करी थी और साथ के साथ अपनी भी माँ की हत्या करी थी। बहरहाल दोस्तों, आज के इस दौर में इस कहानी को सुनाने का यही मतलब था कि आज के इस दौर में ना तो माँ और बेटे वाला रिश्ता रखा है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि एक बेटा और एक माँ का जो रिश्ता होता है ये बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, लेकिन इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि इस रिश्ते को भी संसार ने और दुनिया ने तार तार कर दिया। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो माँओं ने भी बेटों के कत्ल कर दिए। तो आज के इस दौर में क्या ही कहा जाए। बहरहाल ये दोस्तों कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी कि इतनी बड़ी घटना थी, तो एक बार सुनाऊँ आप लोगों को ताकि समझ रहे, और जो बेटे माँओं के साथ में गलत व्यवहार करते हैं उनको कम से कम कुछ सीख मिले। अब चलते हैं सीधा सीधा आज की कहानी की तरफ। और आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है, और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह लगती है रामगढ़। और ये कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो जो कत्ल करने वाला व्यक्ति है, आपको उस कातिल से हमदर्दी भी हो सकती है, आप उससे सहानुभूति भी रख सकते हैं, आप उस कातिल के पक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन फिर आप लोग सोचेंगे कि वो जो व्यक्ति था जिसने कत्ल किया है, भले ही उससे हमदर्दी हो, भले ही उससे सहानुभूति हो, भले ही थोड़ा बहुत पक्ष उसका कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उसने क्राइम किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और ये पूरी कहानी दोस्तों मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसी छत्तीसगढ़ के रामगढ़ ज़िले के अंदर एक थाना आता है कापू थाना, और इसी कापू थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बंधनपुर गांव। और इसी बंधनपुर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है रामरतन चौहान। रामरतन चौहान की शादी होती है। शादी होने के बाद में घर के अंदर एक बिटिया हो जाती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, उसके बाद में दूसरी बेटी हो जाती है। रामरतन चौहान के घर में अब 2 बेटियों का जन्म हो चुका था, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि जिससे रामरतन चौहान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दरअसल रामरतन चौहान की जो पत्नी होती है, सडनली उनकी डेथ हो जाती है। अब जब पत्नी की डेथ हो जाती है तो घर के अंदर 2 बेटियां, उन बेटियों की जिम्मेदारी, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खाना दाना, उनके कपड़े, ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो रामरतन चौहान पे आ चुकी थी। लेकिन रामरतन चौहान जो होते हैं ये भी एक अच्छे बाप की तरह अपनी दोनों ही बच्चियों की परवरिश करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं। जब बेटियां बड़ी होती है तो उनकी शादी की जो चिंता होती है ये भी रामरतन चौहान को होती है। फाइनली दोस्तों आखिरकार वो समय आता है कि रामरतन चौहान जो होते हैं अपनी बड़ी वाली बेटी की शादी कर देते हैं। अब बड़ी वाली बेटी जो थी वो शादी कर कर अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। अब घर के अंदर बस छोटी वाली बेटी बची थी। तो ऐसे में जब एक बेटी की शादी हो जाती है तो महज छोटी वाली बेटी बची थी, तो ऐसे में रामरतन चौहान के जो कांधे थे उनके ऊपर से थोड़ा सा बोझ उतरता है, थोड़ी सी जिम्मेदारियां हल्की होती हैं। अब उनको लगता है कि बड़ी बेटी की शादी हो गई है, कुछ समय के बाद में छोटी बेटी की भी शादी कर देंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 27 जुलाई साल 2023। और इसी 27 जुलाई साल 2023 को जो रामरतन चौहान हैं जब ये अपने घर पे आते हैं तो पाते हैं कि जो बेटी टिकली है वो घर पे मौजूद नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों शाम का वक्त हो चुका था। अब जवान बिटिया है वो घर पे है नहीं, तो पिता को ज़रूर चिंता होगी। तो इस बारे में जो रामरतन चौहान होते हैं ये अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आस पड़ोस के घरों में कहीं पर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जो बिटिया होती है वो ना तो कहीं से आवाज़ को सुनती है और ना घर लौट के आती है। अब दोस्तों ये बाप परेशान है, बदहवास है, क्योंकि आसपास के जितने भी घर थे जहाँ पर टिकली बैठने जा सकती थी, क्योंकि गाँवों के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि खाली समय में जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएँ होती हैं आस पड़ोस के घरों में,
जो आंटी वगैरह रहती हैं, अम्मा वगैरह रहती हैं, उनके पास बैठने चली जाती हैं। तो ऐसे में जब राम रतन चौहान अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लेते हैं, कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे में जो रात का अंधेरा था ये भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। अच्छा, धीरे धीरे इस बात की जो खबर थी अब ये पूरे गांव के अंदर फैल चुकी थी कि राम रतन चौहान की जो बेटी है अचानक घर से कहीं चली गई है। अब एक जवान लड़की इस तरीके से गुम हो जाना अचानक से तो तमाम गाँव वालों को भी चिंता होती है। दूसरी तरफ जो राम रतन चौहान था ये तो ऑलरेडी परेशान थे ही। उसके बाद में तमाम गांव वाले राम रतन चौहान पूरे गांव के अंदर हर घर के अंदर जाकर बारी बारी से छानबीन करते हैं, बारी बारी से जाके पता करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं से भी इस टिकली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब दोस्तों जो गांव के लोग थे वो धीरे धीरे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। परेशान बदहबा से ये बाप रह जाता है। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही पूरी जो रात होती है 27 तारीख की, ये रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त होता है। अब राम रतन जो चौहान थे, चूँकि गांव में तो ये पूरा ढूंढ चुके थे, अब ये अपनी जो छानबीन थी, अपने ढूंढने का जो दायरा था उस दायरे को बढ़ाते हैं, गांव के बाहर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही राम रतन चौहान गांव के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक गड्ढे के पास में उन्हें उनकी बेटी की डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही राम रतन चौहान अपनी बेटी को उस गड्ढे के अंदर देखता है, मृत अवस्था में ये रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है। इसकी चीख की, इसकी आवाज़ों को आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं। देखते ही देखते जो पूरा का पूरा गाँव होता है, जो बंधनपुर गांव है, उस गांव के तमाम लोग जो होते हैं वो उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब गांव के लोगों में अजीब तरीके की कौतूहल के इस तरीके से इस बिटिया की कौन हत्या कर देगा। उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर राम रतन चौहान से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस थाने जाना चाहिए। पुलिस थाने जाने के बाद में तुम्हें रिपोर्ट लिखाना चाहिए, कम से कम जो कातिल है वो तो पकड़ा जाए। अब ये बात राम रतन चौहान को भी ठीक ठाक लगती है। उसके बाद में वो पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद में कंप्लेंट लिखाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुँचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में अब इस डेड बॉडी को सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस पूछताछ शुरू करती है। राम रतन चौहान से भी पूछताछ करती है। तो राम रतन चौहान वो सारी बातें बताते हैं जो उन्हें पता थी। बाकी के गांव वालों लोगों से पूछताछ की जाती है तो वो भी वही सारी बातें बताते हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि आखिरकार कातिल को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो लड़की थी, चूँकि जवान लड़की है, रात के अंधेरे में गड्ढे के अंदर डेड बॉडी मिली है, तो हो सकता है ये किसी अपने परिचित से मिलने आई हो, कोई इसका प्रेमी रहा हो, कोई बॉयफ्रेंड रहा हो। तो ऐसे में उसके साथ मिलने आई हो और उसके बाद में इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया हो, जिस वजह से उस व्यक्ति ने यानी इसके प्रेमी या फिर बॉयफ्रेंड ने इसकी हत्या कर दी हो। लिहाजा पुलिस की जो जांच का दायरा था अब इसी प्रेम प्रसंग वाले मामले पर चारों तरफ घूमने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं सबसे पहले सर राम रतन चौहान से पूछताछ करते हैं, तुम्हारी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई मिलने वाला या फिर कोई करीबी दोस्त। तो जो राम रतन चौहान होते हैं वो पुलिस से कहते हैं कि साहब आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी तो बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी, उसका ना किसी से कोई दुश्मनी थी, ना किसी से कोई दोस्ती थी, ना कोई उसका बॉयफ्रेंड था, ना प्रेमी था। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी। अच्छा, पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि इस बाप को ना पता हो। उसके बाद में पुलिस वाले गांव वालों से पूछताछ करते हैं कि इस लड़की का कोई प्रेमी, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या नहीं। तो जो गांव वाले लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि साहब कोई भी प्रेमी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक लड़की जो अभी अभी जिसकी डेड बॉडी मिली है, उस लड़की के बारे में भला कौन ही ऐसी बात कहेगा। अब पुलिस वालों को जब ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई प्रेमी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो फिर कत्ल किसने कर दिया। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि राम रतन चौहान की बस ये इकलौती बेटी बची थी, एक बिटिया की तो शादी हो चुकी थी, तो ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जिसने प्रॉपर्टी की लालच में इस बच्ची का कत्ल कर दिया हो। लिहाजा पुलिस वाले अब तमाम रिश्तेदारों में खंगालते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इसकी महज एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, एक दामाद है और रिश्तेदार में कुछ बस थोड़े से लोग हैं। तो ऐसे में रिश्तेदार और बेटी ये सारे लोग तो कत्ल कर नहीं सकते। फिर उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं था, कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं था, ना कोई डाउट करने की वजह। लिहाजा अब यहाँ पर तो ये वाला मामला जो था वो ऑलमोस्ट ना की कगार पे था। लेकिन इसी बीच में पुलिस छानबीन तो कर ही रही थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो मेंशन था उसे देखने के बाद में पुलिस वाले चौंक जाते हैं। ना कि पुलिस वाले चौंकते हैं, बल्कि आस पड़ोस के जो लोग थे जिनसे पुलिस वालों ने पूछा था कि इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड, कोई प्रेमी है क्या, सारे लोगों ने मना किया था। तो ऐसे में जब वो गाँव वाले वो सारे लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते हैं तो उनके भी पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि ये जो लड़की थी ये 3 महीने की गर्भवती थी। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों को ये लगा कि गांव वाले और बाप ये सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं कि कोई प्रेमी नहीं है। अगर लड़की गर्भवती है तो कोई ना कोई तो होगा जो इसका प्रेमी रहा होगा। अब ऐसे में पुलिस वालों को ये भी समझ आता है कि चलो ठीक है, बाप है, बाप को ना पता हो ये सारी चीज़ें, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को तो ये चीज़ें पता हो सकती है।
तो फिर आस पड़ोस के लोगों ने क्यों झूठ बोला? बहरहाल पुलिस वाले अब ये समझ चुके थे कि जो कोई भी हो इसका प्रेमी तो रहा होगा, भले ही गांव वाले और इसका बाप इसकी इज्जत छुपाने की कोशिश कर रहे हों। लिहाजा चीज़ें तो साफ हो चुकी थीं, लेकिन अब सवाल ये था कि प्रेमी कौन है। अब इस बारे में जब पुलिस छानबीन जुटाती है, 1 से 2 दिन और गुजर जाते हैं और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है छोटे लाल। और ये जो छोटे लाल होता है ये बताता है कि साहब, जिस दिन ये लड़की अपने घर से बाहर निकली थी तो इसके पीछे पीछे मैंने इसके पिता राम रतन चौहान को भी जाते देखा था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हत्या करके चला गया और इस बाप को पता ही ना चला हो, जबकि ये बाप खुद उस बच्ची के पीछे पीछे जा रहा था। बहरहाल पुलिस के सामने भी अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। हर पत्ता हर राज पुलिस के सामने खुल चुका था। पुलिस भी थक हार चुकी थी, 5 से 6 दिन गुजर चुके थे। पुलिस भी किसी तरीके का कोई डिले नहीं करती है। उसके बाद में सीधा सीधा इस राम रतन चौहान को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके जाती है। अब चूंकि शक की कोई गुंजाइश थी नहीं, जो बयान छोटे लाल को कई दिन पहले दे देना चाहिए था उसने वो आज दिया है। लिहाजा पुलिस वाले इस राम रतन चौहान के साथ में सीधा सख्ती के साथ में पूछताछ करते हैं। अब जैसे ही सख्ती के साथ में पूछताछ करते हैं तो राम रतन चौहान अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद में आप भी यही कहेंगे कि ये कातिल है या फिर पीड़ित है। कातिल है या फिर पीड़ित है, ये आगे कहानी सुनकर आप लोग खुद बताइएगा। दरअसल इस राम रतन चौहान की जो बेटी थी टिकली, इसका एक बॉयफ्रेंड था। इस बॉयफ्रेंड का नाम था बीके यादव। ये लड़की टिकली जब स्कूल जाया करती थी तो स्कूल के दौरान ही इसकी मुलाकात बीके यादव से होती है। बीके यादव से धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, मोहब्बत हो जाती है। हाई स्कूल में ही ये लड़की टिकली से बीके यादव के प्रति इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ में ये लड़की ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन करते करते ये जो लड़की थी ये बीके यादव की इतने ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाता है। अब बीके यादव और टिकली के बीच में जब फिजिकल रिलेशन बनता है तो उसके बाद में जो टिकली थी ये गर्भवती हो जाती है। इधर जो बीके यादव था, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था। रहने को ठीक से घर भी नहीं था, न पहनने को कपड़े, न ज़्यादा अच्छा कुछ था। तो ऐसे में जो बीके यादव था ये कहीं ना कहीं टिकली को लेकर थोड़ा परेशान भी था कि वो उससे मोहब्बत करती है। अगर उसने शादी का प्रपोजल रख दिया, फिर शादी को लेकर मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन अभी तक बीके यादव को ये नहीं पता था कि फिजिकल रिलेशन के बाद में टिकली जो है वो गर्भवती हो चुकी है। इधर टिकली जब 3 महीने की गर्भवती हो जाती है तो वो बीके यादव को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हारी गर्भवती हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब बीके यादव जब ये बात सुनता है तो वो तो एकदम से डर जाता है। उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि उसका ही गुजारा ठीक से नहीं है, तो इधर से पत्नी आ जाएगी, बच्चा आ जाएगा, तो फिर मैं कैसे गुजारा करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा। तो बीके यादव कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि तुम मेरे पीछे पड़ी थी, और जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है वो बस मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, उसमें हम दोनों की मर्ज़ी थी। यानी बीके यादव तो महज टिकली को इस्तेमाल कर रहा था, महज उसके साथ में अपनी वासना मिटाना चाहता था। इधर जो टिकली थी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि जो टिकली थी बीके यादव को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में गुस्से में कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। बीके यादव कहता है कि ठीक है, फला फला जगह पे आ जाओ। इधर ये सारी बातें करते हुए टिकली के जो पिता होते हैं राम रतन चौहान, वो सुन रहे होते हैं। अब जैसे ही टिकली घर से निकलती है, राम रतन चौहान उसके पीछे पीछे जाते हैं कि ये क्या कह रही है और ये आखिरकार जा कहाँ रही है। लेकिन अभी राम रतन चौहान को ये नहीं पता है कि उनकी बेटी गर्भवती है। उसके बाद में राम रतन चौहान अपनी इस बेटी का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते इसके साथ जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि वो लड़का कोई और नहीं, उनके ही मोहल्ले में रहने वाला बीके यादव है। लेकिन जो राम रतन चौहान होता है ये वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि चुपके से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है ताकि वो अपनी बेटी और उस बीके यादव की बीच की बातचीत को सुन सके। बीके यादव से टिकली कहती है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जैसे ही ये अल्फाज बाप राम रतन चौहान सुनता है, उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी बेटी 3 महीने की गर्भवती है और अगर ये बातें गाँव में पता चल गई तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद में टिकली जो होती है बीके यादव से कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बीके यादव कहता है कि देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों की सहमति से हुआ है, दोनों की मर्जी से हुआ है। शादी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। यानी बीके यादव टिकली से शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन जो टिकली थी वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अब जैसे ही ये बातें राम रतन चौहान जो बाप था वो सुनता है तो वो तुरंत बाहर निकल के आ जाता है और अपनी बेटी की पिटाई शुरू कर देता है और हाथ से खींचते हुए उसको अपने घर ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि घर चलो, क्यों बदनामी कर रही हो।
लेकिन जो टिकली होती है ये अपने बाप राम रतन चौहान के साथ घर जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो घर नहीं जाएगी और इसी वीके यादव के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो वीके यादव था ये किसी भी तरीके से उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। राम रतन चौहान अपनी बेटी का दुपट्टा पकड़कर खींचते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, गाँव में अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, जो कुछ भी होगा उसको हैंडल कर लेंगे, तुम घर चलो। लेकिन जो टिकली होती है ये ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है। चूँकि बरसात का टाइम था, फिसलन थी, तो टिकली गिर जाती है। लेकिन राम रतन चौहान उसके बावजूद भी उसके दुपट्टे को खींच रहा है। वो दुपट्टा उसके गले में फंस जाता है। वीके यादव जब ये देखता है, मौके की नज़ाकत को समझता है, तो वीके यादव भी राम रतन चौहान की मदद करने लग जाता है। यानी अब जो प्रेमी था वो उस लड़की के पिता राम रतन चौहान के साथ मिलकर उस टिकली की हत्या करते हैं। गला दबाकर हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में वहीं पर उस गड्ढे में उसकी डेड बॉडी को फेंकते हैं। उसके बाद में राम रतन चौहान वीके यादव से कहता है कि तू यहाँ से भाग जा और बस किसी के सामने मुंह मत खोलना कि मेरी बेटी गर्भवती थी, और उसके बाद में सारा मामला मैं हैंडल कर लूँगा। उसके बाद में राम रतन चौहान गाँव पहुँचता है। गाँव पहुँचने के बाद में बेटी को ढूंढने का नाटक करता है और सुबह को इस गड्ढे के पास आता है और उसके बाद में ये पूरा मामला सामने आ जाता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने राम रतन चौहान और उसके प्रेमी वीके यादव दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेजा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, चाहे आप राम रतन चौहान के प्रति आप लोग को थोड़ी सी सहानुभूति हो, थोड़ी सी सिंपैथी आप रखते हो, लेकिन राम रतन चौहान ने तो क्राइम ही किया, कत्ल ही किया। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें एक पीड़ित बाप होता है लेकिन वो गलत रास्ता चुन लेता है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचते हो अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट धीरज सिंह का, लिखते हैं जय श्री राम भैया, उल्टा भी हो सकता था भाई, इसका स्टोरी अच्छा है, जय श्री राम। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, नाइस स्टोरी। खान अकील इनका नाम है और लिख रहे हैं कि आप कामयाब रहें, तो शुक्रिया मेरे भाई। फरजान सिद्दीकी हैं, लिखते हैं मैंने आज मॉर्निंग्स में भी आपकी कहानी सुनी थी, तो बहन आपका शुक्रिया फरजाना जी। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, डेली एक न्यूज़ सुनाएं, ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी न्यूज़ हो, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी, इस पे भी काम चल रहा है और बहुत जल्द ही हम एक प्रॉपर न्यूज़ का चैनल शुरू करने वाले हैं। उसके बाद में सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। शरियन शर्मा हैं, लिखते हैं शाबिश भाई बहुत अच्छी स्टोरी है, हाइप डन कर दिया है, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। श्रीनिधि शर्मा है, हरिद्वार उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं। शाहबुद्दीन जी कहानी सुनते हैं। मुस्तकीम मंसूरी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, संगम विहार न्यू दिल्ली से सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस वन भाई, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा ने लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया आपका। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार की जो वाइफ हैं वो भी कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी शाहपुर शहर से सुनते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, अल्लाह आपका वक़ार बुलंद फरमाए। नाजायज़ रिश्ते, झूठ, नफरत, धोखे के अंजाम हमेशा बुरा होता है, अंसारी सुहेल जी बोलते हैं, तो अंसारी सुहेल जी शुक्रिया। हैदर एलगोरिया हैं, लिखते हैं नेम वहीद जट हैदर जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं अवैध संबंध अवैध ही होता है, उसका रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में मोहम्मद रफ़ीक लिखते हैं भाई आपने कोई नया चैनल बनाया है क्या? जी हाँ, मैंने नया चैनल बनाया है और मैंने अभी आप लोग के साथ में शेयर नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्रो हो जाए तो उसके बाद आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। उसके बाद में मूड फ्रेशनर लिखते हैं आजमगढ़ के लालगंज में एक बाप ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार दी, कुछ दिन पहले उसकी स्टोरी सुनाएं प्लीज़। तो मूड फ्रेशर जी, मैं आज ही स्टडी करता हूँ और अगर मुझे पूरी चीज़ें मिल गई प्रॉपर तरीके से तो कल के दिन मैं आप लोग को ये स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। बाकी दोस्तों ये थे कुछ आप लोग के बेहतरीन से कमेंट और ये थी कहानी। आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि हम अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एडिटर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब फाइनली हमें एडिटर मिल चुका है, स्क्रिप्ट राइटर भी मिल चुका है। तो ऐसे में बहुत जल्द हम अपना जो ऑल इंडिया न्यूज़ का जो चैनल है उसको भी शुरू करेंगे और साथ के साथ हमने एक क्राइम का चैनल शुरू किया है, लेकिन उसको मैं अभी आप लोग के साथ में शेयर नहीं करूँगा, सोच रहा हूँ थोड़ा सा ग्रो हो जाए उसके बाद मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ कल के दिन आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।